नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो दैनिक प्रक्रम चला रखा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज की अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी, या जो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी पोस्चर यानी आसन। क्या रहेगी? पोस्चर यानी आसन। आसन किसे कहते हैं? तो शरीर की जो सामान्य स्थिति है, शरीर की जो सामान्य स्थिति है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, शरीर के सभी अंग, मांसपेशियां, जॉइंट और सभी कोशिकाएं उत्तक सभी सामान्य स्थिति में रहे, बिना किसी दबाव, तनाव और खिंचाव की स्थिति में रहे तो वो आसन कहलाता है। यानी पूरे शरीर में सामान्य स्थिति बरकरार रहती है तो वो आसन कहलाता है। और अगर शरीर में किसी प्रकार का तनाव, दबाव, मांसपेशियों में खिंचाव यह लगातार बना रहता है तो इसका मतलब अपना आसन में दिक्कत है, जिसे उसे विकृति कहेंगे। इस प्रकार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आसन क्या है, तो सीधे और सीधे शब्दों में जो अपना शरीर है वो कैसी भी अवस्था में, चाहे चलते रहते, ये बैठने पर, घूमने पर, उछलने कूदने पर बिल्कुल आराम की स्थिति में अनुभव करे, कोई ज़्यादा शरीर की मांसपेशियां तनाव, दबाव महसूस नहीं करे तो वो बिल्कुल आसन कहलाएगा, पोस्चर कहलाएगा। तो आज का अपना टॉपिक पोस्चर यानी आसन रहेगा। और आसन किसे कहते हैं? तो शरीर को साध कर संतुलन बनाए रखना आसन कहलाता है। यानी शरीर को साध कर संतुलन बनाए रखना आसन कहलाता है। शरीर की सामान्य अवस्था आसन कहलाती है। इसके अलावा एथनी और मैथिनी के अनुसार, एवरी और मैथिनी के अनुसार, जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार भी परिभाषा दी गई है तो वो भी अपन देखेंगे। जैसे मान लो कि एवरी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है कि आसन वही स्थिति है जिसमें शरीर कम से कम इस प्रकार संतुलित रहे कि कम से कम थकान अनुभव करे। तो अपन दोस्तों ये सभी परिभाषा देखेंगे और इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। और अगर आसन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, गड़बड़ी होती है तो उसे अपन विकृति यानी डेरिवेशंस बोलेंगे। और उससे संबंधित विकृतियाँ कौन कौन सी होती है? तो आसन संबंधी विकृतियाँ दो प्रकार की होती है, खड़े होने की विकृति, एक बैठने की विकृति। बैठने की विकृति होती है वो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में विकृति लाती है, परेशानी लाती है। जो खड़े होने की विकृति होती है वो पैरों की वक्रता लाती है, यानी पैरों की संबंधी समस्याओं को होती है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पोस्चर यानी आसन। तो देखिए दोस्तों, आसन के बारे में सबसे पहला फैक्ट कौन सा आएगा? तो आसन के बारे में सबसे पहला फैक्ट यह आएगा, शरीर को साध कर संतुलन बनाए रखना आसन कहलाता है। शरीर को साध कर संतुलन बनाए रखना आसन कहलाता है। आसन या पोस्चर आसन कहलाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना, आसन कहलाता है। तो शरीर को साध कर मतलब शरीर को बिल्कुल संगठित रखकर, उसमें कोई दिक्कत ना हो, मांसपेशियों में कोई ज़्यादा तनाव ना हो, बिल्कुल आराम की स्थिति में उसको साध कर रखना, ये आसन कहलाता है। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? शरीर को सामान्य अवस्था में बनाए रखना आसन कहलाता है। शरीर की सामान्य अवस्था शरीर की सामान्य यानी जो नेचुरल होती है, शरीर की सामान्य अवस्था आसन कहलाती है। आसन यानी पोस्चर आसन कहलाती है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, शरीर को साध कर संतुलन बनाए रखना आसन कहलाता है। दूसरी लाइन, शरीर की सामान्य अवस्था क्या कहलाती है? तो वो भी आसन कहलाती है। यानी शरीर में किसी प्रकार की मांसपेशियों पर दबाव, तनाव, खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो वो बिल्कुल सही आसन रहेगा, यानी पोस्चर बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे विकृति बोलेंगे, डेरिवेशंस बोलेंगे। और वो विकृति फिर शरीर में दो प्रकार से आ सकती है, खड़े होने पर या वो बैठने पर, तो वो भी अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आसन यानी पोस्चर से संबंधित दो वैज्ञानिकों की परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो परिभाषा भी अपन देखेंगे क्योंकि परीक्षा में वो पूछी जाती है। तो दोनों परिभाषा भी अपन दोनों वैज्ञानिकों से संबंधित परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले एवरी के अनुसार परिभाषा देखेंगे। एवरी महोदय के अनुसार, एवरी के अनुसार एवरी एक वैज्ञानिक है, उसके अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो देखेंगे। सबसे पहले आसन वह स्थिति है, आसन वह स्थिति है जिसमें शरीर इस प्रकार संतुलित रहे
कि कम से कम थकान अनुभव हो। तो दोस्तों कम से कम थकान क्या हो, अनुभव हो, ये भी अपने को ध्यान रखना। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा एवरी ने दी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों कि एवरी महोदय के अनुसार आसन यानी पोस्चर की परिभाषा कौन सी दी गई है, तो आसन वही स्थिति है जिसमें शरीर इस प्रकार संतुलित रहे, इस प्रकार क्या रहे, संतुलित रहे कि कम से कम थकान अनुभव हो। ये भी अपने को ध्यान रखना है, कम से कम थकान अनुभव होगी तो आसन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये दी थी एवरी के अनुसार आसन वही स्थिति है जिसमें शरीर इस प्रकार संतुलित रहे कि कम से कम थकान अनुभव हो। दोस्तों इसके अलावा मैथिनी नामक वैज्ञानिक ने भी परिभाषा दी थी और उसने दी थी कि पोस्चर वही स्थिति है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव और अधिक से अधिक आराम की स्थिति में रहे। तो वो परिभाषा मैथिनी की है, तो वो भी अपन लिखेंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा किसकी आएगी, तो दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों मैथिनी की। देखिए मैथिनी के अनुसार परिभाषा क्या दी गई है वो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगी। दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, एवरी के अनुसार और दूसरी मैथिनी के अनुसार। तो मैथिनी ने परिभाषा क्या दी, पोस्चर या आसन वही स्थिति है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव और अधिक से अधिक आराम की स्थिति में रहे। इसकी परिभाषा कौन सी रहेगी, पोस्चर या आसन, इंग्लिश में, हिंदी में आसन। पोस्चर वह स्थिति है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव और अधिक से अधिक आराम की स्थिति में हो। तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अपन आसन यानी पोस्चर। ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैथिनी ने क्या परिभाषा दी, पोस्चर या आसन वह स्थिति है जिसमें शरीर के अंग, ध्यान रखना, शरीर के अंग कम से कम क्या हो, दबाव में हो और अधिक से अधिक क्या हो, तो अधिक से अधिक आराम की स्थिति में हो। तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, वह स्थिति कहलाएगी आसन या पोस्चर। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया, इसकी परिभाषा देख ली, दो वैज्ञानिकों की परिभाषा देख ली कि शरीर को साध कर संतुलन अवस्था में बनाए रखना आसन कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। दूसरा कि शरीर को सामान्य अवस्था में रखना, वो भी आसन कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट। और अगर एवरी के अनुसार परिभाषा पूछे पोस्चर या आसन की, तो आसन वही स्थिति है जिसमें शरीर इस प्रकार संतुलित रहे कि कम से कम थकान अनुभव हो। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैथिनी के अनुसार पूछे तो पोस्चर या आसन वही स्थिति है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव और अधिक से अधिक आराम की स्थिति में रहे। तो ये भी आसन कहलाएगा। इन दोनों डेफिनेशन यानी परिभाषाओं को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये अपनी आसन है, मतलब शरीर की कोई प्रकार की विकृति नहीं है, मांसपेशियों कोई दबाव नहीं है, तनाव नहीं है, खिंचाव नहीं है, तो वो आसन कहलाएगा। लेकिन अगर इस आसन में गड़बड़ी आती है यानी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसे विकृति बोलेंगे। और वो विकृति दो प्रकार की होती है। लेकिन एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपन आगे की इसकी परिभाषाओं में की गड़बड़ी होती है तो उसे क्या कहेंगे, वो भी अपन इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना आसन, पोस्चर। और आपको जरूर ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। जो इसकी बीमारियों से संबंधित प्रश्न डेफिनेटली बनता है। तो आप जरूर इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे और नोट भी करते रहे, नोट्स बनाते रहे, ताकि आपको आने वाली एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो दोस्तों अब मैं बताऊं, अगर आसन में किसी प्रकार की विकृति गड़बड़ी होती है तो उसे विकृति बोलेंगे, डेरिवेशंस बोलेंगे। और ये दो प्रकार की रहेगी, संरचनात्मक और कार्यात्मक। यानी जन्मजात भी हो सकती है गड़बड़ी और कार्य करने के दौरान भी हो सकती है। तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा, अगला पॉइंट आएगा पोस्चर या आसन
में किसी प्रकार की गड़बड़ी यानी दिक्कत, गड़बड़ी होने पर उसे विकृति या डेरिवेशंस कहते हैं, विकृति कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपना आसन है वो आसन बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है शरीर में। जो शरीर आसन किसे कहेंगे तो शरीर की सामान्य स्थिति को आसन कहेंगे, लेकिन उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है तो अपना आसन यानी पोस्चर बिल्कुल सही है। और अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या दिक्कत होती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, विकृति बोलेंगे, जिसे डेरिवेशंस भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी पोस्चर या आसन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसे क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे। अब दोस्तों ये विकृति कितने प्रकार से आ सकती है, तो विकृति 2 प्रकार से आ सकती है शरीर में। यानी शरीर में गड़बड़ कितने प्रकार से हो सकती है, 2 प्रकार से हो सकती है, एक संरचनात्मक और दूसरी कार्यात्मक। देखिए दोस्तों तो ये विकृति कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है। आपको ध्यान रखना 2 प्रकार की। तो पहली विकृति कौन सी होगी, पहली विकृति हो सकती है संरचनात्मक। अब दूसरी विकृति हो सकती है वो हो सकती है दोस्तों कार्यात्मक। दूसरी विकृति कार्यात्मक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 प्रकार की भी गड़बड़ी हो सकती है शरीर में, एक संरचनात्मक गड़बड़ी, दूसरी कार्यात्मक। तो संरचनात्मक जिसे विकृति बोलेंगे अपन, दोनों विकृति कौन सी, संरचनात्मक और कार्यात्मक। अब देखिए दोस्तों ये गड़बड़ी कैसे आ सकती है शरीर में, यानी अपने शरीर की स्थिति को बिगाड़ कैसे सकती है। तो संरचनात्मक का मतलब जो जन्म से गड़बड़ हो सकती है। मान लो पैदाइशी अगर कोई शरीर में दिक्कत है, पैदा होने पर ही मान लो शरीर में कोई अंग कमजोर है या कोई विकलांग है, तो वो संरचनात्मक रहेगी। कैसी विकृति रहेगी, संरचनात्मक, यानी जन्म से ही वो विकृति है। दूसरी किसी दुर्घटना की वजह से भी आ सकती है, जैसे कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई हाथ में दिक्कत आ जाए, पैर में दिक्कत आ जाए, मांसपेशियों में कोई दिक्कत आ जाए, तो वो दिक्कत कौन सी रहेगी, तो वो संरचनात्मक गड़बड़ी में ही आएगी। दूसरी संरचनात्मक के अलावा कार्यात्मक, तो कार्य करने के दौरान यानी शरीर कोई कार्य कर रहे हैं अपन और उसमें गलत तरीके से अपने शरीर को यूज कर रहे हैं तो वो विकृति आ सकती है, तो उसे बोलेंगे अपन कार्यात्मक विकृति। तो देखिए दोस्तों शरीर में 2 प्रकार से, यानी आसन में गड़बड़ कितने प्रकार से हो सकती है, तो 2 प्रकार से, एक संरचनात्मक दूसरी कार्यात्मक। संरचनात्मक का मतलब क्या है, यह विकृति जन्मजात हो सकती है, जन्मजात हो सकती है। ध्यान रखना जन्म से भी कोई शरीर में गड़बड़ आ सकती है तो उसे बोलेंगे अपन संरचनात्मक विकृति। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ही, यह किसी दुर्घटना से भी हो सकती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, किसी दुर्घटना से भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों दोनों फैक्ट कि आसन में यानी अपना शरीर के जो पोर्शन है उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसे विकृति कहेंगे। और ये विकृति कितने प्रकार की हो सकती है, तो 2 प्रकार की, एक संरचनात्मक दूसरी कार्यात्मक। अब संरचनात्मक कैसे आ सकती है, तो संरचनात्मक विकृति ये जन्म से भी आ सकती है, अगर पैदा होने से ही कोई दिक्कत है तो उसे संरचनात्मक गड़बड़ी बोलेंगे। दूसरी ये किसी बाहरी दुर्घटना से भी हो सकती है, जैसे कोई एक्सीडेंट से हाथ पैर कट जाए, शरीर में कोई दिक्कत आ जाए तो वो गड़बड़ी संरचनात्मक के अंतर्गत आती है। दूसरी कार्यात्मक का मतलब क्या है, कार्य करने के दौरान शरीर का गलत उपयोग करना। यानी कोई भी काम है, मान लो कोई मजदूरी का काम है, कोई टेलर का काम है, कोई बागवानी का काम है, तो अगर उसमें बार बार अपन एक काम करते हैं तो उसमें शरीर का गलत उपयोग होता है तो उससे भी गड़बड़ी बन सकती है, शरीर में दिक्कत हो सकती है। तो दूसरी कौन सी आएगी, कार्यात्मक। इसमें कार्य करने के दौरान शरीर का गलत उपयोग करने पर विकृति आ जाती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कार्यात्मक में क्या हुआ, इसमें कार्य करने के दौरान शरीर का क्या कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और गलत उपयोग करने पर ये विकृति आ जाती है तो उसे कार्यात्मक विकृति कहेंगे। तो दोस्तों
अपनी विकृति शरीर में अगर अपना कोई भी विकृति नहीं है, बिल्कुल शरीर सही है, मांसपेशियों कोई दबाव नहीं है, तनाव नहीं है, बिल्कुल पूरी परफेक्ट स्थिति में है, तो उसे अपन पोस्चर या आसन कहेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, आसन में पोस्चर में दिक्कत होती है, तो उसे विकृति कहेंगे, गड़बड़ी कहेंगे। और वो दो प्रकार से आती है, एक संरचनात्मक, दूसरी कार्यात्मक, जो अपन ने देख ही लिया। अब दोस्तों, अब जो विकृति है उसको शरीर में दो प्रकार से बांटा गया है विकृति को। एक कौन सी विकृति? बैठने की विकृति, दूसरी खड़ी होने की विकृति। यानी एक बैठने की विकृति होती है, दूसरी खड़ा होने की विकृति होती है। तो लेकिन अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अब देखेंगे अपन आगे की प्रक्रिया, यानी विकृति शरीर में कितने प्रकार से आती है। तो शरीर में विकृति को दो भागों में बांटा जाता है, एक बैठने की विकृति और एक खड़े होने की विकृति। बैठने की विकृति में क्या होता है? तो बैठने की विकृति में मेरुदंड में वक्रता आ जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी में वक्रता आ जाती है। खड़े होने की विकृति में तो पैरों के अंदर वक्रता आ जाती है। तो विकृति को शरीर में दो भागों में बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, विकृति को इंपॉर्टेंट देंगे दोस्तों, विकृति को, क्योंकि आसन में कोई गड़बड़ी आ रही है तो उसका नाम दे रहे हैं अपन विकृति। तो विकृति को शरीर में, विकृति को शरीर में दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, बांटा जाता है। अब कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, तो वो देखेंगे अपन। दो भागों में विकृति को शरीर में बांटेंगे। पहली दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, एक खड़ी बैठने पर और दूसरा खड़ा होने पर। तो पहला रहेगा बैठने की विकृति, बैठने की विकृति, बैठने की विकृति। दूसरी रहेगी खड़े होने की विकृति, खड़े होने की विकृति। यानी शरीर में दो प्रकार से दिक्कत हो सकती है, खड़े होने पर, एक बैठने पर। यानी बैठने की विकृति, खड़े होने की विकृति। अब दोस्तों, जो बैठने की विकृति होती है, ये क्या किसकी कमी से हो सकती है? तो ये बैठने की विकृति रीढ़ की हड्डी में वक्रता आने पर हो सकती है, क्योंकि बैठने पर किस पर आएगा जोर? तो बैठने पर रीढ़ की हड्डी पर ही दिक्कत आएगी। तो वो बैठने की स्थिति में ही रीढ़ की हड्डी में वक्रता आती है, तो बैठने की विकृति होगी। तो ये है मेरुदंड, यानी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड की वक्रता, यानी घूम जाने पर, मेरुदंड की वक्रता यानी घूम जाने पर मेरुदंड की वक्रता होती है, मेरुदंड की वक्रता होती है। दूसरी खड़े होने की विकृति में क्या होगा? तो ये पैरों में वक्रता होती है, पैरों के अंदर जो हड्डियां घूम जाती है, तो वो विकृति आ जाएगी शरीर में। तो खड़े होने की विकृति में क्या होगा? तो इसका पॉइंट रहेगा, ये है पैरों की वक्रता होती है। वक्रता मतलब घूम जाना, वक्रता होती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अपने पहली तो बैठने की विकृति, दूसरी खड़े होने की विकृति, ये अपन ने देख ली। तो बैठने की विकृति मेरुदंड की वक्रता है और खड़े होने की विकृति पैरों की वक्रता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब बैठने की विकृति में कौन कौन सी शरीर में बीमारियां होती है वो पढ़ेंगे, और खड़े होने में कौन कौन सी बीमारियां होती है वो पढ़ेंगे। लेकिन एक बार अपन इसको नाम देखेंगे। तो बैठने की वक्रता कौन कौन सी हो सकती है? तो बैठने की वक्रता में सबसे पहला कौन सी रीढ़ की हड्डी में कौन सी वक्रता? काइफोसिस। कौन सी? काइफोसिस आती है, लॉर्डोसिस आती है और स्कोलियोसिस आती है। तीन होती है, काइफोसिस, काइफोसिस, काइफोसिस। दूसरी लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस। और तीसरी रहेगी स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस। ये भी अपने को ध्यान रखना है, स्कोलियोसिस। तो ये तीन प्रकार की वक्रता बैठने पर आती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। यानी मेरुदंड की वक्रता से संबंधित बीमारियां हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस। अपन इसको एक एक को पढ़ेंगे। इसी प्रकार अपने खड़े होने की विकृतियों में आती है। तो खड़े होने की विकृतियों में कौन सी आएगी? तो इसमें फ्लैट फीट, नोकनी और बॉल आएगी, यानी पैरों से संबंधित विकृतियां हैं, पैरों की संबंधित। तो इसमें नोकनी, फ्लैट फिट और बो लेग, ये भी अपने को ध्यान रखना है, बो लेग। तो ये बीमारियां किससे संबंधित रहेगी? तो ये पैरों से संबंधित रहेगी। और ये किससे रहेगी? तो ये मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से संबंधित रहेगी। इस प्रकार विकृति को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया? तो दोस्तों, शरीर में अगर कोई दिक्कत होती है, आसन
आसन में कोई गड़बड़ी आती है तो उसे विकृति बोलेंगे। और शरीर में विकृति को अपन ने कितने भागों में, तो 2 भागों में डिवाइड किया है, यह भी ध्यान रखना है। 2 भागों में बांटा। और 2 भागों में कौन कौन सा? तो पहला भाग बैठने की विकृति, दूसरा भाग खड़े होने की विकृति। बैठने की विकृति में क्या दिक्कत आती है? तो मेरुदंड की वक्रता आ जाती है, यह भी ध्यान रखना है, मेरुदंड की वक्रता। और खड़े होने में पैरों की वक्रता आ जाती है। अब मेरुदंड से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो पहली काइपोसिस, दूसरी लॉर्डोसिस और तीसरी स्कोलियोसिस रहेगी। इसी प्रकार खड़े होने से संबंधित बीमारियों कौन कौन सी है? तो नोकनी, फ्लैट फीट और बो लेग, ये पैरों से संबंधित वो करता है। अब दोस्तों अपन ने डायग्राम देख लिया, अभी एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी विकृति आएगी काइपोसिस, फिर लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फिर ये विकृति आती जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे अपन पहली विकृति की, यानी शरीर में कौन सी पहली विकृति होती है और इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इसको जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसको नोट्स बनाते रहे। तो पहली विकृति रहेगी अपनी काइफोसिस। तो पहली विकृति अपनी कौन सी आएगी? तो यानी शरीर में जो गड़बड़ है, तो पहली विकृति रहेगी काइफोसिस। काइफोसिस ध्यान रखना, पहली विकृति कौन सी रहेगी? काइफोसिस। काइफोसिस। देखिए दोस्तों काइफोसिस क्या होती है? अब काइफोसिस किसे कहते हैं? काइफोसिस मतलब कुबड़ापन। पीठ के पीछे अगर कोई कुबड़ापन निकलता है तो उसे काइफोसिस कहेंगे। इसे पश्च कुब्जता भी कहेंगे। दूसरी बात, तो इसमें गर्दन पर कंधों के जस्ट नीचे की मांसपेशियां उभार खा जाती है तो उसे, और दूसरी बात इसे गोलाकार पीठ भी कहते हैं। और आगे उत्तल वक्रता भी कहेंगे। बच्चों में ये क्यों आती है? तो बच्चों में ये आएंगी किसके कारण? तो बच्चों में ये अधिक बोझ उठाने के कारण, लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण, और बुजुर्गों में ये कमजोर मांसपेशियों के कारण आती है। और दूसरी बात, राउंड शोल्डर यानी गोलाकार कंधों के कारण भी ही काइफोसिस आती है, जिसे राउंड बैक भी कहते हैं। दूसरी बात, दर्जी होता है, बागवानी होता है, ये अपने काम के कारण, तो इनका कार्य ऐसा होता है जिसके कारण दर्जी बैठा ही बैठा रहता है, तो पीछे कुबड़ के पीछे जो क्या आ जाती है, जो उभार आ जाता है, तो वो भी किसके कारण आएगा? तो काइफोसिस। तो उसे कैलोस हंचबैक भी कहते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता दूं कि क्या होता है। मान लो ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, और इस आदमी की ये पीठ वाला भाग है पीछे का, ये तो इधर देख रहा है, ये तो इधर देख रहा है, ये उसका मुंह वाला भाग हो गया इधर। लेकिन इसका पीठ वाला भाग, ये पीछे का भाग होता है, इस पर ऐसा कुबड़ आ जाता है, ध्यान रखना। तो इसके पीठ वाले भाग पर क्या आ जाए? कुबड़ आ जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ये पीठ का पीछे का भाग होता है, यानी अपनी पीठ का पीछे का भाग होता है, उस पर गर्दन के पीछे ये क्या बन गया? ये कुबड़ सा बन गया। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे बोलेंगे अपन काइफोसिस। तो ये ध्यान रखना आप इसका। तो पीठ के पीछे गर्दन के पास में नीचे क्या आ जाता है? एक उभार आ जाता है, कुबड़ सा बन जाता है। तो वो क्या होता है? कुबड़ बनने पर उसे काइफोसिस कहेंगे। तो ध्यान रखना, पीठ के पीछे कुबड़ बन जाता है तो उसे काइफोसिस कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब तो ये क्यों आता है तो वो भी अपन सब देखेंगे। तो इसके बारे में अपन ने क्या देख लिया? काइफोसिस मतलब कुबड़ापन। इसे पश्च कुब्जता यानी पीठ के पीछे की तरफ है तो पश्च कुब्जता भी कहते हैं। उत्तल वक्रता भी कहते हैं। उत्तल वक्रता, उत्तल यानी ऐसी आकृति, गोलाकार आकृति बनती है शरीर में, पीछे की तरफ गोलाकार ये आकृति बन रही है तो उसे उत्तल वक्रता भी कहते हैं, पीठ के पीछे। दूसरी बात, इसे उत्तल वक्रता, और इसे ये बच्चों में क्यों आती है? ऐसा बच्चों में भी हो जाता है पीछे की तरफ, तो बच्चों में क्यों आती है? तो बच्चों में अधिक वजन उठाने के, पर वजन उठाएंगे तो पीछे कमर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ेगा जिससे निकल के आ जाएगी। दूसरी बात, लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां होती है वो क्या चलती है, कैसे नीचे गर्दन करके चलती है, तो नीचे गर्दन करके शर्मा के चलेगी तो पीछे की तरफ क्या होगा? मांसपेशियों से गोलाकार हो जाएगी, तो वो गोलाकार इसके कारण भी आती है। बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्गों में क्यों आती है? तो बुजुर्गों में कमजोर मांसपेशियों के कारण भी आ जाती है। आगे कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जैसे दर्जी का हो गया, बागवानी यानी माली का हो गया, तो वो बैठे बैठे ही काम करते हैं लगातार, तो बैठे बैठे करेंगे तो पीठ के पीछे की क्या आ जाएगा? उभार सा आ जाएगा मांसपेशियों में, तो वो कुबड़ सा निकल के आ जाएगा, तो वो इसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? काइफोसिस किसे कहेंगे? तो पीठ के पीछे गर्दन के पास में एक कुबड़ निकलना, कुबड़ निकल के आ जाए तो उसे कहेंगे अपन काइफोसिस, जो पीठ के पीछे आता है, ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन काइफोसिस की सबसे पहले कौन सी आएगी? तो सबसे पहले रहेगी इसमें, इसे कुबड़ापन भी कहते हैं, कुबड़ापन भी कहते हैं।
ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनेंगे, सीधे सीधे जो लिखा रहा हूँ वो प्रश्न फैक्ट बनते ही रहेंगे, तो आप इसको जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ना। काइपोसिस, इसे काइपोसिस तो काइपोसिस में इसे कुबड़ापन भी कहते हैं, क्योंकि कुबड़ निकल के आ गया है पीछे की तरफ। दूसरी फैक्ट कौन सा आएगा इससे पश्च कुबजता, पश्च मतलब पीछे, पश्च कुबजता भी कहते हैं, कुबजता यानी पश्च कुबजता भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पश्च कुबजता भी कहते हैं, क्यों? पीठ के पीछे क्या आ गया? पीछे यानी पश्च, जो कुबड़ निकल के आ गई इसे पश्च कुबजता भी कहते हैं। आगे अगला कौन सा होगा पश्च कुबजता के बाद में? तो इसे उत्तल वक्रता भी कहते हैं, उत्तल वक्रता भी कहते हैं। अब उत्तल वक्रता की मतलब पीछे की तरफ ये निकल के आ गया उत्तल की तरह, तो इसे उत्तल वक्रता भी कहते हैं। आगे रहेगा, तो ये किसके कारण होता है? उत्तल वक्रता भी कहते हैं। और ये आता कहाँ है? तो मेरुदंड के गर्दन के पीछे, गर्दन के जस्ट नीचे मेरुदंड पर उभार आ जाता है। तो इसमें, इस बीमारी में क्या होगा? इसमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि अपन ने विकृति कौन सी पढ़ रहे हैं? बैठने की विकृति, और बैठने में मेरुदंड से संबंधित ही विकृतियां आएंगी। तो इसमें मेरुदंड पर गर्दन के नीचे, गर्दन के जस्ट नीचे यानी बिल्कुल नीचे, जस्ट नीचे की मांसपेशियां उभार यानी ऐसे निकल के आ जाती है बाहर, उभार खा जाती है। ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें मेरुदंड पर गर्दन के जस्ट नीचे की मांसपेशियां क्या कर जाती है? तो वो उभार खा जाती है। ध्यान रखना, क्या खा जाती है? उभार खा जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा? काइपोसिस हो जाएगा, काइपोसिस। आगे क्या होगा? ये बच्चों में क्यों आता है? तो बच्चों में अधिक वजन उठाने के कारण ऐसी बीमारी आ जाती है। तो अगला फैक्ट कौन सा होगा? बच्चों में अधिक वजन उठाने के कारण होती है। कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो काइपोसिस हो जाती है। और लड़कियों में क्यों होती है? तो लड़कियां नीचे गर्दन करके शर्म आगे चलती है, तो पीछे की मांसपेशियां उभार खा जाएगी, तो लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अगला, लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण होती है। तो लड़कियों में क्यों होती है? तो शर्मीलेपन के कारण भी होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपने अभी तक क्या कहेगा? इसे काइपोसिस को क्या कहेंगे? तो इसे कुबड़ापन भी कहते हैं, इसे पश्च कुबजता भी कहते हैं, इसे उत्तल वक्रता भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, नाम है इनके एक ही के। और ये मेरुदंड में क्या आ जाती है? उभार आ जाता है मांसपेशियों में जस्ट नीचे, मेरुदंड के गर्दन से नीचे। और बच्चों में अधिक वजन उठाने के कारण होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लड़कियों में ये शर्मीलेपन के कारण आता है। तो दोस्तों अपन ये फैक्ट तो एक बार देख लिए, लगभग सारे फैक्ट देख रहे हैं अपन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ देखते हैं अपन इसको। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसके बाद में इससे नेक्स्ट फैक्ट और देखेंगे, इससे संबंधित, काइपोसिस से संबंधित ही नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। बूढ़ापे में किसकी वजह से आती है? तो बूढ़ापे में ये किसकी वजह से आती है? मांसपेशियों के कमजोर होने की वजह से आती है। और जैसे राउंड शोल्डर यानी गोलाकार कंधे, किसी के कंधे चौड़े न हो के गोलाकार ऐसे होते हैं आगे की तरफ, तो उसके कारण भी पीछे क्या आ जाती है? कुबजता आ जाती है। तो वो भी देखेंगे अपन। तो आगे बूढ़ापे में कमजोर मांसपेशियों के कारण आ जाती है। क्या आती है? काइपोसिस हो जाता है। दूसरी बात, राउंड शोल्डर, गोलाकार कंधे होते हैं, किसी के चौड़े कंधे होने चाहिए, तो चौड़ा कंधा न हो के आगे की तरफ झुके होते हैं, तो इसकी वजह से भी पीछे की तरफ क्या आ जाती है? उभार आ जाता है। तो राउंड शोल्डर की वजह से भी होती है। राउंड शोल्डर की वजह से भी क्या होती है? तो काइपोसिस हो जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, राउंड शोल्डर की वजह से भी काइपोसिस। दूसरी,
जैसे दर्जी होता है और दर्जी के साथ में जो माली होता है, जो बैठे बैठे ही काम करते रहते हैं लगातार, तो उसके पीछे क्या आ जाती है, उभार आ जाता है, क्यों, लगातार बैठे रहने के ऊपर ही काम होता है। तो जैसे कुछ व्यवसाय जैसे दर्जी, माली, दर्जी और बागवानी में यह आमतौर पर होती है, क्योंकि वो बैठे बैठे करते हैं। उसे क्या कहेंगे, जो दर्जियों में, बागवानी में ये संबंधित बीमारी आएगी कायपो से, तो उसे कहेंगे कैलोस हंचबैक। उसे कैलोस हंचबैक भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसे कैलोस हंचबैक भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी तक अपन ने काइपोसिस के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स पढ़ ली। बूढ़ापे में किसकी वजह से आ जाती है, तो कमजोर मांसपेशियों की वजह से आ जाती है। राउंड शोल्डर यानी गोलाकार कंधे होते हैं तो भी पीछे क्या बन जाता है, तो भी पीछे कुबड़ बन जाता है। और कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं, जैसे दर्जी का हुआ, बागवानी का हुआ, कि उसमें क्या होती है, उसमें आमतौर पर ये बीमारी पाई जाती है काइपोसिस, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कैलोस हंचबैक कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने पहली बीमारी पढ़ ली काइपोसिस। अब आएगी अपनी अगली बीमारी लॉर्डोसिस, जो आगे की तरफ आती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो दोस्तों अपनी अब दूसरी विकृति आएगी काइपोसिस के बाद में, लॉर्डोसिस क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लॉर्डोसिस मतलब आगे की तरफ, पेट में आगे की तरफ क्या आ जाता है, उभार आ जाता है, उसे लॉर्डोसिस कहते हैं, आगे की तरफ। इसे अस्थि वक्रता कहते हैं, इसे अग्र कुब्जता कहते हैं, उत्तल वक्रता, अवतल वक्रता कहते हैं। और पेट में पीठ की तरफ क्या आ जाता है, खालीपन आ जाता है, पेट आगे की तरफ ज़्यादा निकल जाता है और पीठ में खालीपन आ जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, लॉर्डोसिस कहेंगे। इसे होलो बैक कहेंगे, होलो यानी पीछे की तरफ खाली हो जाना, होलो बैक। इसे सैडल बैक यानी घोड़े की पीठ की तरफ भी कहेंगे। इसे स्वे बैक यानी डांसर में ज़्यादा होता है। तो ये सभी अपन किससे संबंधित पढ़ेंगे, तो वो लॉर्डोसिस से संबंधित। जैसे दोस्तों मान लो ये कोई आदमी है, ये क्या है, ये कोई आदमी है, और इस आदमी की ये क्या है, ये हाथ हो गए दोनों, और ये पेट वाला भाग ऐसे निकल के आ जाता है आगे की तरफ, और पीठ वाला पीछे का भाग कैसे हो जाता है, पीछे का भाग ऐसे आगे की तरफ हो जाता है। तो ये क्या हो गया, पेट, और ये हो गई पीठ इसकी, और ये इसके दोनों पैर हो गए। मान लो ये पैर हो गए, इसके दोनों पैर हो गए, ये इसके पैर। अब इसमें क्या हो जाता है, तो ये पीछे वाला भाग होता है पीठ का, ये क्या है, ये पीठ होती है, और ये पेट हो गया आगे की तरफ, ये तो पेट हो गया इसका, और ये पीछे की तरफ पीठ हो गई। पीठ जो अपने पीछे की तरफ पीठ होती है वो ये है, और आगे की पेट है जो ये है। तो इसमें क्या हो जाता है, लॉर्डोसिस में पीछे की तरफ पीठ में क्या आ जाता है, खालीपन आ जाता है। देखिए ये खालीपन आ गया, ये क्या आ गया, ये खालीपन आ गया, देखिए इतनी दूर का। तो ये कहाँ चला गया, ये आगे की तरफ खिसक के चला गया, आगे की तरफ हो गया, तो इसे लॉर्डोसिस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अग्र कुब्जता, आगे की तरफ क्या निकल के आ गया, ये आगे की तरफ निकल के आ गया, तो इसे अग्र कुब्जता भी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अवतल वक्रता, अवतल यानी पीछे की तरफ ऐसा खाड़ा बन गया ना ये गड्ढा, तो इसे अवतल वक्रता भी कहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात कि इसे क्या कहेंगे, होलो बैक, होलो यानी पीछे की पीठ की तरफ क्या हो गया, खाली, तो ये खाली हो गया, इसे होलो बैक भी कहेंगे। आगे घोड़े की पीठ की तरफ हो गया ये, तो इसे सैडल बैक, क्योंकि घोड़ा कैसे होता है, तो घोड़ा मान लो ऐसे हो गया, ये घोड़ा होता है तो इसकी पीठ ऐसी होती है, घोड़े की पीठ बीच में, घोड़े की पीठ कैसी होती है बीच में, तो ऐसी होती है। तो ये कैसी घोड़े की पीठ की तरह है, देखो ये कैसी होगी, पीठ हो गई घोड़े की, तो ये घोड़े की पीठ की तरह ये हो गया, तो इसे सैडल बैक भी कहेंगे, होलो बैक भी कहेंगे। स्वे बैक यानी डांसर में जरूर होता है ऐसी बीमारी। लॉर्डोसिस बीमारी किस में होती है, डांसर होते हैं बड़े बड़े डांसर, तो उसमें देखना उसकी कमर पीछे की तरफ ऐसे झुकी हुई होती है आगे की तरफ, तो ये डांसर में भी होता है। तो ये संबंधित सभी बीमारियां किससे संबंधित है, तो लॉर्डोसिस होती है। रीढ़ की हड्डी यानी अस्थि वक्रता होती है, जो आगे की तरफ क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो इसमें देखिए दोस्तों अपन सबसे पहले बीमारी पढ़ेंगे दूसरी बीमारी कौन सी आ रही है, तो दूसरी बीमारी यानी विकृति है उसे कहेंगे लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस देखिए दोस्तों, लॉर्डोसिस क्या होती है मैं आपको बताऊं।
इसे अस्थि वक्रता यानी हड्डियों में आ जाता है, पेट की नीचे की जस्ट की मांसपेशियां आगे की तरफ खिसक जाती है पीठ वाली, तो उसे अस्थि वक्रता। अगर कुबजता आगे की तरफ होता है पेट बहुत ज़्यादा, और इसे अवतल वक्रता यानी पेट पीठ में पीछे की तरफ खाली बना जाता है, तो ये संबंधी किससे रहेंगी, तो ये सभी संबंधित बीमारियां रहेगी लॉर्डोसिस से। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला फैक्ट निकल के आ गया, इसे अस्थि वक्रता भी कहते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, अस्थि वक्रता भी कहते हैं, वक्रता भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करके लिखना, इसे अस्थि वक्रता भी कहते हैं। दूसरा फैक्ट, इसे अग्र यानी आगे, अग्र कुबजता भी कहते हैं, अग्र कुबजता भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, अग्र कुबजता भी कहते हैं। अगला फैक्ट कौन सा आएगा, अगला फैक्ट आएगा इसे अवतल, स्कोलियोसिस को, काइफोसिस को अपन ने उत्तल वक्रता, इसको अवतल, इसे अवतल वक्रता भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना, इसे अवतल वक्रता भी कहते हैं, इसे अवतल वक्रता भी कहते हैं। इस बीमारी यानी लॉर्डोसिस में क्या होता है, इस बीमारी में पीठ के पीछे खालीपन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इस बात का फैक्ट। इस बीमारी में इस विकृति बोलेंगे अपन किसको, क्योंकि पोस्चर पढ़ रहे हैं, पोस्चर में जो भी दिक्कत है गड़बड़ी है उस विकृति, तो इस विकृति में पीठ के पीछे खालीपन आ जाता है, खालीपन आ जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना। क्यों, अब मैंने पहले बताया था खालीपन आ रहा है पीठ के पीछे और आगे चला गया पेट, अब इसमें उदर की मांसपेशियों का आगे की तरफ झुकाव हो जाता है, यानी उदर वाली मांसपेशियां क्या हो जाती है, तो मेरुदंड के उदरी भाग का पेट की तरफ घूम जाता है आगे की तरफ। तो इसमें क्या होगा, अगली इसे पीठ में पीछे क्या आ गया, खालीपन, तो इसे होलो बैग भी कहते हैं, इसे होलो बैग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, इसका नाम है होलो बैग भी कहते हैं। आगे कौन सा फैक्ट आएगा, तो उसे सैडल यानी घोड़े की पीठ की तरह, इसे सैडल बैग भी कहते हैं, घोड़े की पीठ की तरह हो गया ये पेट पीछे से, तो इसे सैडल बैग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इसे अगला फैक्ट, इसे सैडल बैग यानी घोड़े की पीठ की तरह, घोड़े की पीठ, इसे सैडल बैग भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, सैडल बैग भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे आएगा इसमें कि इसे स्वे बैग, स्वे यानी डांसर में होता है, स्पेशल डांसर में जितने भी डांसर होते हैं वो डांसरों में भी ये बीमारी पाई जाती है, कौन सी, लॉर्डोसिस, तो इसे स्वे बैग भी कहते हैं। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा, इसे स्वे बैग भी कहते हैं, स्वे बैग यानी डांसर में होती है, डांसर से संबंधित बीमारी है, डांसर में होती है, तो इसे स्वे बैग भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, स्वे बैग भी कहते हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट, काइफोसिस हो गई अपने पीछे कुबड़ की, तो काइफोसिस के कारण लॉर्डोसिस भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है, काइफोसिस विकृति लॉर्डोसिस का आधार बनती है। तो अगला फैक्ट कौन सा होगा, अगला फैक्ट होगा काइफोसिस विकृति लॉर्डोसिस विकृति का आधार बनती है, विकृति का आधार बनती है, यानी अगर काइफोसिस हो गई तो लॉर्डोसिस भी होगी, का आधार बनती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, आधार बनती है। तो दोस्तों अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया लॉर्डोसिस के बारे में, इसे अस्थि वक्रता कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नाम, इसे अगर कुबजता यानी आगे की तरफ हो जाती है, वो भी अपने को ध्यान रखना है, इसे अवतल वक्रता भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे इस विकृति में क्या होता है, तो पीठ के पीछे क्या आ जाता है, खालीपन आ जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, पीठ के पीछे खालीपन आ गया आगे की तरफ। इसे होलो बैग भी कहते हैं, होलो मतलब पीछे खाली स्थान हो गया, होल हो गया, होल यानी गड्ढा, तो इसे होलो बैग भी कहते हैं। इसे सैडल बैग का मतलब होता है घोड़े की पीठ की तरह, इसे घोड़े की पीठ की तरह हो गया, या पीछे से घोड़े की पीठ की तरह हो गया, तो इसे सैडल बैग
इसे स्वेबैक भी कहते हैं। स्वेबैक का मतलब डांसर में होती है ऐसी बीमारी, तो इसे स्वेबैक। और काइपोसिस विकृति वो अगर आ गई तो लॉर्डोसिस विकृति भी आएगी, इसका आधार बनती है। तो दोस्तों अभी अपन ने ये काइपोसिस से संबंधित फैक्ट देख लिए। अब दोस्तों इसमें अपन एक फैक्ट और बाकी रह गए इससे संबंधित, वो भी अपन इसमें लिख लेते हैं पहले, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार आप इसको जरूर थोड़ा सा लिख ले, फिर आगे की तरफ फिर दोबारा से अपन इसको एक लाइन और बच रही है वो भी इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों अगली नेक्स्ट बात इसमें कौन सी आएगी, वो एक बात और लिख लेते हैं अपन इसमें एक बात। तो देखिए दोस्तों, यानी इसमें एक और फैक्ट बाकी है लॉर्डोसिस में, वो भी लिख लेते हैं कि कमजोर हैमस्ट्रिंग मांसपेशी होती है, कमजोर हैमस्ट्रिंग और सोयस मांसपेशी की कमजोरी के कारण भी लॉर्डोसिस होता है। तो अगली फैक्ट कौन सा होगा, जो अपन ने मांसपेशियाँ पढ़ी थी, कमजोर हैमस्ट्रिंग और सोयस मांसपेशी के कारण भी, कमजोर हैमस्ट्रिंग कहाँ आती है, जांघ में पीछे की तरफ आती है, और सोयस मांसपेशी ये तलवे में आती है पैर में, और कमजोर सोयस मांसपेशी के कारण आती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, कमजोर हैमस्ट्रिंग जो जांघ में पीछे की तरफ आती है, और पैर में जो सोयस कमजोर मांसपेशी है उसके कारण भी कौन सी बीमारी आ जाती है, तो वो दोस्तों लॉर्डोसिस बीमारी आ जाती है। तो दोस्तों अपन ने लॉर्डोसिस बीमारी के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ लिया। अब आएगी अपनी स्कोलियोसिस बीमारी, लेकिन आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन पढ़ेंगे अगली बीमारी स्कोलियोसिस। तो दोस्तों अब अपनी तीसरी बीमारी विकृति आएगी, उसे बोलेंगे रीढ़ की हड्डी से संबंधित तीसरी विकृति स्कोलियोसिस। पहली काइपोसिस, दूसरी लॉर्डोसिस, अब आएगी तीसरी स्कोलियोसिस। तो तीसरी अपनी जो विकृति रहेगी उसको बोलेंगे अपन स्कोलियोसिस। तो देखिए दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट विकृति स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस देखिए दोस्तों, स्कोलियोसिस क्या होती है, तो इसे रीढ़ की वक्रता भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड की वक्रता भी कहते हैं। इसे पार्श्व यानी साइड में, एक साइड में पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मेरुदंड का लेटरल फ्लेक्शन यानी साइड में झुकाव होना, किसी भी साइड में, एक साइड में मेरुदंड झुक जाती है तो उसे लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं। और ये क्यों आती है, तो ये दो प्रकार की होती है, सी शेप और एस शेप। यानी अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह आप मेरुदंड घूम जाए तो उसे सी शेप, और अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी घूम जाए तो उसे एस शेप कहते हैं। और ये जो शरीर का एक शरीर में एक ही साइड से ज़्यादा वजन उठाते हैं उनमें आती है, और जो शरीर का एक ही हिस्से का ज़्यादा उपयोग करते हैं उसमें भी ये विकृति आ जाती है। तो ये सभी फैक्ट किससे संबंधित है, तो ये सभी फैक्ट स्कोलियोसिस बीमारी है। लेकिन डायग्राम के माध्यम से दिखाऊँ तो मान लो ये कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के अंदर ये रीढ़ की हड्डी आ रही है आगे ऊपर से, ये रीढ़ की हड्डी आ रही है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी सीधी, अभी तो क्या है सीधी, लेकिन ये एक तरफ घूम जाए किसी भी तरफ, मान लो इधर ज़्यादा घूम के ऐसी हो गई तो इसे स्कोलियोसिस कहेंगे। लेकिन ये कैसा शेप है, सी शेप है, ओनली सी शेप। और अगर ये रीढ़ की हड्डी ऐसी दो तरीके से घूम जाए, ऐसे और फिर ऐसे दो तरीके से रीढ़ की हड्डी घूम जाए तो उसे एस शेप में कहेंगे, एस शेप। तो रीढ़ की हड्डी का एक तरफ घूम जाना, क्योंकि पहले तो होनी तो कैसे चाहिए थी रीढ़ की हड्डी, सीधी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन घूम गई एक साइड में तो इसे स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का एक तरफ घूम जाना किसी भी साइड में, चाहे इधर, तो इसे स्कोलियोसिस कहेंगे। इसे रीढ़ की वक्रता, पार्श्व कुब्जता यानी एक साइड में रीढ़ की हड्डी का लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं। तो ये सभी संबंधित इससे है। तो इसके फैक्ट देखें दोस्तों, इसे रीढ़ की यानी मेरुदंड, रीढ़ की वक्रता भी कहते हैं, वक्रता यानी घूमना, वक्रता भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे रीढ़ की वक्रता भी कहते हैं। अगला कौन सा आएगा, तो अगला इसे पार्श्व यानी साइड में, पार्श्व यानी एक तरफ को किसी भी तरफ, दाएं चाहे बाएं, इसे पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं। एक साइड में हो जाना पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं। आगे मेरुदंड का लेटरल फ्लेक्शन है, रीढ़ की हड्डी का क्या है, लेटरल यानी साइड में, किसी भी साइड में एक झुकना, इसे
मेरुदंड का लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसे मेरुदंड का लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है। स्कोलियोसिस कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सी शेप और एस शेप। अगर रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह घूम जाए तो सी शेप, और अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह घूम जाए तो उसे एस शेप कहते हैं। ये है स्कोलियोसिस। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दो प्रकार कौन कौन से हो गए? तो इसके दो प्रकार हो जाएंगे, एक तो सी शेप और एक एस शेप। सी शेप और एस शेप ध्यान रखना। यानी ये तो कैसी हो गई? अंग्रेजी के सी अक्षर के समान, और ये अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, तो इसे सी शेप और एस शेप। अगर रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के सी अक्षर की तरफ घूम जाए तो सी शेप, और अंग्रेजी के एस अक्षर की तरफ घूम जाए तो एस शेप, दोनों ही हो गई। और आगे ये शरीर का एक ही हिस्से का ज़्यादा उपयोग करने पर होती है। तो अगला फैक्ट कौन सा होगा? यह शरीर के एक ही हिस्से यानी भाग एक ही हिस्से का ज़्यादा उपयोग से होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे किस में होती है? जैसे बॉलर होता है, बॉलर एक शरीर के एक हिस्से का ज़्यादा उपयोग करता है, चाहे वो दाएं चाहे बाएं। तो ये बॉलर में जैसे बॉलर हो गया, या फिर कोई भार उठाने वाला, कोई भी व्यक्ति जो एक हिस्से से ज़्यादा भार उठाता है तो उसमें हो जाती है, तो इसमें होती है। दूसरी बात, स्कोलियोसिस को किससे मापते हैं? तो स्कोलियोसिस का मापन स्कोलियोमीटर से करते हैं। ध्यान रखना, इसका मापन किससे करेंगे कि रीढ़ की हड्डी में घुमा हुआ गया, इसका मापन किससे करेंगे? तो स्कोलियोमीटर से करेंगे। तो आगे अगली बात, स्कोलियोसिस इसका मापन स्कोलियोमीटर से करते हैं, स्कोलियोमीटर से करते हैं, ये भी ध्यान रखना, स्कोलियोमीटर से करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ा स्कोलियोसिस के बारे में? इसे रीढ़ की वक्रता कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। इसे पार्श्व यानी एक साइड में घूम जाना, पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं। मेरुदंड का लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। उसको मेरुदंड एक साइड में किसी भी साइड में घूम जाए तो उसे लेटरल फ्लेक्शन भी कहते हैं। आगे स्कोलियोसिस दो प्रकार की होती है, ये भी अपन ने पढ़ाया कि दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक सी शेप, एक एस शेप। अगर रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के सी से अक्षर की तरफ घूम जाए तो सी शेप, और अंग्रेजी के एस अक्षर की तरफ घूम जाए तो एस शेप। और यह शरीर में एक हिस्से का क्या करते हैं? शरीर के एक हिस्से का ज़्यादा उपयोग करने वाले लोगों में होती है। जैसे मान लो कोई बॉलर हो गया, या कोई भार उठाने वाले व्यक्ति हो गया। और इसका मापन किस में किया जाता है? तो इसे स्कोलियोसिस का मापन स्कोलियोमीटर के द्वारा किया जाता है। नोट लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना ये भी, कि इसका मापन किससे करते हैं? तो स्कोलियोमीटर से करते हैं। तो दोस्तों अपन ने रीढ़ की हड्डी से संबंधित तीनों बीमारियां पढ़ ली, क्योंकि अपन ने विकृति को दो भागों में बांटा था, बैठने की विकृति, खड़े होने की विकृति। बैठने की विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित थी, खड़े होने की विकृति पैरों से संबंधित थी। तो अपन ने रीढ़ की हड्डी से संबंधित तीनों विकृतियाँ काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों पैरों से संबंधित विकृतियाँ, जो अपन पैरों की वक्रता से संबंधित होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महत्वपूर्ण क्लासें आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।